નમસ્કાર, હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરી આપણે રાજસ્થાનના કોટાથી. તો શિક્ષણ મંત્રી મદન દિલાવર કોટાની મુલાકાતે હતા. ત્યારે દિલાવરે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપોને નકારી કાઢતા એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે અને કહ્યું કે રાજસ્થાન સરકાર કોઈ મહાન પુરુષ વિરુદ્ધ નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપો પાયાવિહોણા છે. આદિવાસીઓ એક મહાન લોકો છે જેમને પ્રાચીન સમયથી આપણા પર્યાવરણનું રક્ષણ કર્યું છે અને આવા મહાન પુરુષોને સમર્પિત અભ્યાસક્રમ દૂર કરવો એ અપ્રમાણિકતા છે. જોકે રાજસ્થાન સરકારે આવું કંઈક કર્યું નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટીનો દાવો છે કે માનગઢ ધામ અને કાલીબાઈ માટેના અભ્યાસક્રમને દૂર કરવામાં આવ્યો છે. આ બધા આરોપો પાયાવિહોણા છે. તેમના વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી ન હતી, પરંતુ હવે તેઓએ સંપૂર્ણ માહિતી સાથે તેનો વિસ્તાર કર્યો છે અને જેથી બાળકો તેનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી શકે. દિલાવરે એમ પણ કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો મુખ્ય હેતુ અને મહાન પુરુષો વિશે વિગતવાર શિક્ષણ આપવાનું નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં કોઈ રાષ્ટ્રવાદ બાકી નથી. કોંગ્રેસ આતંકવાદીઓને ટેકો આપે છે. તેમણે રામ મંદિરનો પણ વિરોધ કર્યો હતો. कालीबाई एक महान विदुषी लड़की थी जो शिक्षा से बहुत प्रेम करती थी और इसके शिक्षा के असीम लगाव था. उन्होंने उनके गुरुजी को छुड़वाया था, लेकिन मिथ्या प्रचार करना चाहते थे क्योंकि हमने अब की बार पाठ्यक्रम में बदला हुआ था और विशेषज्ञों ने, जो हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने माना कि पाठ पर्यावरण की पुस्तक में नहीं बल्कि सामाजिक और हिंदी की पुस्तक में पढ़ाया जाना चाहिए. कांग्रेस की मनसा यही है कि महापुरुषों को विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाना चाहिए, पूरी जानकारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे कांग्रेस की जो नीति उसकी पोल खुद, क्योंकि पूरी जानकारी देंगे तो कहेंगे फिर जब इतना महापुरुष है तो कांग्रेस उनके पक्षों पर क्यों नहीं चलती, क्योंकि ये तो राष्ट्रभक्त गुरु मानगढ़ धाम का तो मामला राष्ट्रता से जुड़ा हुआ और कांग्रेस में राष्ट्रता है कहां, राष्ट्रता बची कहां. वो तो आतंकवादियों का सहयोग भी करती है. हमारे देश में जब राष्ट्रीय आराध्य देव भगवान राम का मंदिर बना तो उसका विरोध भी किया. धारा 370 ने जो एक तरह से अपने शिकंजे में फंसा हुआ था कश्मीर को, उसे मुक्त कराया और वहां तिरंगा झंडा लगातार जो फहरा रहा है उसे ही पीड़ा है कि अब कश्मीर में तिरंगा झंडा चप्पे चप्पे पे क्यों फहराया जा रहा है. क्योंकि तिरंगा झंडा जब स्वतंत्र रूप से फहराता है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है और इसलिए भी परेशान है. पहले आतंकवादी हिंदुस्तान में लोगों को मार करके चले जाते थे, लेकिन कांग्रेस कुछ बोलती नहीं थी, जब ये बयान देती थी हम देख लेंगे. लेकिन जब मोदी जी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने लगे तो इनको परेशानी हो रही है और इसीलिए इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं. સમાચારોમાં હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ રાજસ્થાનના સુમેરપુરની. તો ઓલ મેઘવાલ વિકાસ સંસ્થા રાજસ્થાન 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુમેરપુરના તખતગઢ રોડ પર આવેલા સદા આશ્રમ ખાતે તેનો બીજો પ્રતિભા સન્માન સમારોહ યોજશે. સંગઠનના રાજ્ય પ્રમુખ કસ્તુરા રામ પરિહારે જણાવ્યું હતું કે સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન રાજસ્થાન સરકારના કેબિનેટ મંત્રી અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય જોરારામ કુમાવત હશે. પાલી, સિરોહી અને જાલોર જિલ્લાના 10મા અને 12મા ધોરણના 173 સહભાગીઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે. કાર્યક્રમની તૈયારીઓ અંગે સંગઠનના અધિકારીઓએ કેબિનેટ મંત્રી જોરારામ કુમાવત સાથે મુલાકાત કરી તેમને આમંત્રણ કાર્ડ આપ્યું અને તેમની હાજરીની વિનંતી કરી. ગણેશ સોનલ, હિમ્મતરામ કોલીવાડા, સુરેશ કુમાર નેત્રા, નેનારામ રામનગર, રમેશ અગલેસા, રમેશ કુમાર પરિહાર, માંગીલાલ પરમાર, શંકરલાલ રમેશ અને નારાયણ ડાબી પણ હાજર રહ્યા હતા. ये कार्यक्रम है अखिल मेघवाल विकास संस्था राजस्थान के द्वारा, जिसके अंदर पाली, जालोर और सिरोही 3 जिलों के प्रतिभावान सम्मान समारोह होने जा रहा है और इसमें लगभग 173 प्रतिभाएं भाग लेगी और इसके मुख्य अतिथि के रूप में जोराराम जी कुमावत होंगे. अच्छा, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, कब रहेगा, क्या है? आगे की रूपरेखा ये है कि इनकी तैयारियां जोरों पर चल रही है और सभी जिलों के अंदर जो पत्रिका वितरण कर दी गई है और जितने भी अतिथि हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है. कितने छात्रों को सम्मानित किया जाएगा? लगभग 173 प्रतिभाएं समाज की है, उनको सम्मानित किया जाएगा. कितने जिलों का है? ये पाली, जालोर और सिरोही 3 जिलों का
कार्यक्रम रखा। क्या नाम है आपका? सम्मान समारोह रखा है। क्या नाम है आपका? कस्तूराराम परियार, प्रदेशाध्यक्ष अखिल मेघवाल विकास संस्था राज। હવે સમાચારોમાં આગળ વધતા આપણે એક ખાસ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા વિશે નજર કરીએ જે મહારાષ્ટ્રથી છે। મહારાષ્ટ્રના હમણાં હાલમાં જે ચાલી રહેલા જે વિકાસના કામો છે તેના વિશે એકવાર આપણે નજર કરીએ અને જોઈએ કે શું છે આખું મહારાષ્ટ્ર સરકારનું કાર્ય, મહારાષ્ટ્ર સરકારનું કામ અને જે પ્રગતિના પંથે અત્યારે કઈ રીતે જઈ રહ્યું છે। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। नेक्स्ट महाराष्ट्र के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के नासिक में बिजली उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सीपीआरआई के रीजनल टेस्टिंग लैब का निर्माण किया गया। इससे राज्य की बिजली संरचना को मजबूती के साथ ऊर्जा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नासिक में सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस आधुनिक टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। नासिक में सीपीआरआई के आधुनिक लैब को 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। अब इलेक्ट्रिक उत्पादों के परीक्षण प्रमाणन की स्थानीय स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध होगी। यापूर्वी जे काही आपलं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंटचं क्षेत्र आहे याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर्स असतील, स्मार्ट मीटर्स असतील, या सगळ्या गोष्टींकरता आपल्याला टेस्टिंग करता भोपाळमध्ये किंवा हैदराबादला पाठवावं लागायचं। त्याचा खर्च, त्याचा लागणारा वेळ, यामुळे याबद्दलची इकोसिस्टीम जी आपल्याकडे तयार व्हायला पाहिजे ती इकोसिस्टीम तयार होत नव्हती। आज हे केंद्र आल्यामुळे त्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे। ती इकोसिस्टीम आपल्याकडे निश्चितपणे ती तयार होईल। पिछले 3 सालों में 45,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ महाराष्ट्र ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। 2035 तक ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए निवेश की योजना है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक हर साल बिजली दरों में 2% की कमी लाना है। पिछले 6 महीनों में 7 बड़ी कंपनियों के निवेश के साथ नासिक तेजी से महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने यवतमाल में किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना की शुरुआत की है। देखिए एक रिपोर्ट। किसानों को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना की शुरुआत की है। इस योजना से यवतमाल जिले में खेती के लिए 12 घंटे मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना के तहत 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो चुकी है, जिससे 167 गांवों के 14,000 किसानों को लाभ मिलेगा। 14,000 शेतकऱ्यांना आता दिवसा 12 तास वीज मिळणार आहे, पण डिसेंबर 2026 पर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यातल्या 100% शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास मोफत वीज ही देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यवतमाल में 335 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सड़क, आवास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। आदि कर्मयोगी योजना के तहत 336 गाँव का चयन। इस अभियान से 54,000 आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बारिश से हुए फसल और पशुधन के नुकसान के लिए फौरन मुआवजे का भी वादा किया। महाराष्ट्र सरकार ने फूड बास्केट के रूप में प्रसिद्ध अमेरिका के राज्य आयोवा से कई अहम समझौते किए हैं। ये पहली बार है जब आधुनिक कृषि तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महाराष्ट्र और अमेरिकी राज्य के बीच कोई समझौता हुआ है। व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिकी राज्य आयोवा के साथ पहला सिस्टर स्टेट समझौता किया है।
मुंबई के होटल ताज पैलेस में मुख्यमंत्री फडणवीस और आयोवा की गवर्नर किम रेनॉल्ड्स ने MOU पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते उन्नत कृषि तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान सहयोग, स्वास्थ्य, नवीनीकरण ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत निर्माण जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग के लिए किए गए। अमेरिका आणि भारतामध्ये एक ट्रेड स्टँड ऑफ तयार झाल्यासारखा आपल्याला वाटतो। अशा परिस्थितीमध्ये दोन देशांच्या दोन राज्यांनी एकत्रित येऊन अशा प्रकारे कोलॅबरेशन करणं एक अतिशय पॉझिटिव्ह स्टेप आहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जोर देकर कहा कि ये साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक सहयोग के विजन के अनुरूप है और महाराष्ट्र के विकास के लिए परिवर्तनकारी संभावनाओं के द्वार खोलेगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ वासियों का नाट्यगृह का सपना भी साकार हो रहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रोहा को नए थिएटर का तोहफा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को मजबूत करते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रोहा तालुका में डॉक्टर CD देशमुख नगर सहभागिता भवन का उद्घाटन किया। इस नगर सहभागिता भवन की संकल्पना उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सांसद सुनील तटकरे, मंत्री अदिति तटकरे और पूर्व विधायक अनिकेत तटकरे ने मिलकर की थी। अजीत पवार ने सालों से इंतजार कर रहे रोहा के निवासियों का सपना साकार किया है। इस नाट्य गृह के उद्घाटन के मौके पर मशहूर अभिनेता सयाजी शिंदे और भारत जाधव भी मौजूद थे। उन्होंने इसे कोंकण क्षेत्र में साहित्यिक और रंगमंचीय गतिविधियों का नया केंद्र बताया। स्वतः सिरिंगच्या नावाने झालेलं आहे। खूप वर्ष हे काम रेंगाळलेलं होतं, मध्ये झालं, परंतु त्याला काही वेगवेगळ्या अडचणी आल्या। त्याच्यामध्ये बिल्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट तटकरे साहेबांनी केल्यानंतर ते पुन्हा त्याच्यामध्ये नवच उभं करणं गरजेचं होतं। नाट्यरसिकांच्या करता एवढं सुंदर सभागृह उभं केलेलं आहे। ये नया थिएटर रंगकर्मियों की कला को निखारने में अहम भूमिका निभाएगा। मुंबई को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। मीरा भाईंदर के प्रवेश द्वार पर स्थित दहिसर टोल नाके को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा। इसी पर एक रिपोर्ट। मुंबई के दहिसर टोल नाके पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक जैम को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दहिसर टोल नाके को मीरा भाईंदर से हटाकर 2 किलोमीटर आगे वर्सोवा ब्रिज के पास शिफ्ट करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। दहिसर टोल नाका शिफ्ट होने से लोगों को भारी ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। अभी काशीमीरा से दहिसर तक रोजाना जैम लगता है। शिफ्ट होने से लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। लोकांना दिलासा देण्यासाठी काही शॉर्ट टर्म आणि मिड टर्म लॉन्ग टर्म निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे। पोलीस आयुक्त होते, त्यामुळे तत्काळ MSRDC आणि पोलीस डिपार्टमेंट आणि टोल ऑपरेटर यांची बैठक झालेली आहे आणि तात्काळ त्याला जे काही सोल्युशन काढायचं आहे ते देखील त्यामध्ये काढण्यात आलं आणि त्याचा फायदा उद्यापासून लोकांना दिसेल। दहिसर टोल नाके को दीपावली से पहले शिफ्ट करने की योजना है। इससे मीरा भाईंदर और मुंबई के बीच यात्रा और सुलभ हो जाएगी। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश नेक्स्ट महाराष्ट्र। હવે સમાચારોમાં આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના મહારાજગંજની। તો નેપાળમાં ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ જનરલ જેડ આંદોલન દરમિયાન નેપાળના અનેક જિલ્લાઓના કેદીઓ જેલમાંથી ભાગી ગયા હતા। ઘણાને તેમના છુપાયેલા સ્થળોએથી પકડવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાકને ભારત નેપાળ સરહદ પર પકડવામાં આવ્યા હતા। જો કે ઘણા કેદીઓ હજુ પણ ફરાર છે અને શોધ ચાલુ છે। જો કે ભારતના એક મુસ્લિમ યુવાને એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। તે નેપાળના કાઠમાંડુમાં સુદારા જેલમાં સજા કાપી રહ્યો હતો। તે આંદોલન દરમિયાન જેલમાંથી પણ ભાગી ગયો હતો અને ભારતમાં તેના ઘરે પાછો ફર્યો હતો। હવે નેપાળમાં પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ ગઈ હોવાથી તે સ્વેચ્છાએ જેલમાં પાછો ફરી રહ્યો છે। લોકો તેની હિંમતની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે।
मेरा नाम मोहम्मद उमर शेख है। मैं सोनौली निवासी हूँ। मेरा कारोबार था नेपाल के अंदर, पलाई का बिजनेस था, 2 बड़ी बड़ी दुकानें थी, मेरा खुद का कंपनी था, दरवाजे का बिजनेस करते थे हम। और 2016 में करीब हमारे ऊपर अपहरण का मुद्दा लगाया गया और हमारे फैक्ट्री से ही हमको उठा लिया गया कि हम अपहरण किए हैं, वो भी पोखरा में। हालांकि मैं सोनौली के अंदर में था और इसका मेरे पास में भरपूर प्रमाण था, नेपाल और इंडिया का दोनों का सीसीटीवी कैमरा का आधार, जिसके बेसिस पे और भंसार ने भी जो गाड़ियां जाती, जो भारतीय लोग जाते हैं, उनका बाकायदे आईडी लेके, लाइसेंस लेकर के उनका भंसार किया जाता है। ये सारी प्रमाणें थे हमारे पास में, हमारी फैमिली ने उपस्थित करवाई और जिसके बेसिस पे हमें बेल दे दिया गया तत्काल। लेकिन फिर से मेरे ऊपर जो है दूसरा केस लगा के फिर से डाल दिया गया अंदर, और फिर से जो हमारी बेल थी वो भी हमको जो है वो भी रिजेक्ट करा दिया गया। खैर उसके बाद में हमारा केस चला, लगभग 3 साल तक केस चला और पता चला हमको 9 साल का सजा सुना दिया गया। તો હવે આગળ આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસીની। તો ઝાંસીમાં ગંગા જમુના સંસ્કૃતિનું એક ઉદાહરણ જોવા મળ્યું છે, જ્યાં મુસ્લિમ શિલ્પકાર અબ્દુલ ખલીલે રજૂ કર્યું છે। હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું ઉદાહરણ શિલ્પકાર અબ્દુલ ખલીલ છેલ્લા 15 વર્ષથી દુર્ગા પૂજા માટે સતત દેવી દુર્ગાની મૂર્તિઓ બનાવી રહ્યા છે। અબ્દુલ ખલીલ દેવી દુર્ગાની મૂર્તિઓ બનાવીને તેમના પિતાના વારસાને આગળ ધપાવી રહ્યા છે। રિપોર્ટર શાહજાદ ખાનનો જુઓ એક ખાસ અહેવાલ। झांसी में गंगा जमुना की तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। हम आप बात कर रहे हैं कि झांसी में एक मुस्लिम मूर्तिकार है जिनका नाम अब्दुल खलील है और वे पिछले 15 वर्षों से लगातार मूर्तियां बना रहे हैं। नवरात्र से पहले ही वे मूर्तियों को सजाते हैं, उनको पूरा बनाते हैं और इस समय अब चूंकि 22 तारीख से ही नवरात्र को बैठना है, उनकी पूजा होनी है, इसलिए अब उनको वो अंतिम रूप दे रहे हैं। हम अब्दुल खलील से ही जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपको एक बार और दिखाते हैं कि ये देखिए, ये मुस्लिम मूर्तिकार अब्दुल खलील है जो लगातार मूर्तियों को बनाकर उनको अब फिलहाल अंतिम रूप दे रहे हैं और ये पिछले 15 वर्षों से लगातार ये काम कर रहे हैं। खास बात इसमें यह भी है कि अब्दुल खलील इस पूरी जो मूर्तियां बनाते हैं इनका कोई भी पेमेंट नहीं लेते, यानी कि कोई मनमानी शुल्क नहीं लेते हैं और जो मिलता है उसी से काम चलाते हैं। अब्दुल खलील जी, किस तरह से आपके मन में आया या फिर ये पूर्वजों की जो विरासत है जो आप कैसे समझ रहे हैं? ये हमारे पापा काम करते थे मूर्तियों का, उन्होंने लगभग 45 साल काम करा है मूर्तियों का, मूर्तियां बनाई हैं यहीं कालीवाड़ी में। तो घर में काम होता था तो हमारा भी मन लगता था, तो हमने भी उनके धीरे धीरे उनसे सीख लिया और 2012 में उनके इंतकाल के बाद फिर यहाँ हम कंटिन्यू मूर्ति हम ही बना रहे हैं। और झांसी की जो भी मेन मूर्तियाँ हैं वो हमारे यहाँ से ही बन के जिनका जाती हैं यहाँ से, वो चाहे कालीवाड़ी की हो, चाहे दयासार कंपाउंड की हो, चाहे बड़ा मठ हो, चाहे इलाइट चौराहा हो, चाहे बड़ा बाजार। कितने लोग हैं आपके साथ? ये हम बच्चे काम कर लेते हैं और भी 1-2 लड़के हैं वो। यानी कि आपके परिवार के लोग हैं सारे? जी। तो ये थे अब्दुल खलील जिन्होंने बताया कि ये जो मूर्ति बनाने का काम हम पिछले 15 वर्ष से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता पिछले 45 साल से ये काम कर रहे हैं और लगातार मूर्तियां बनाते थे नवरात्र से पहले ही, और जो मूर्तियां बनाने का काम है वो जुलाई से शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जब से पिता 2012 में उनका इंतकाल हुआ है तब से ये विरासत वे लगातार संभाल रहे हैं और जो गंगा जमुना की तहजीब का जो उदाहरण है वो देखने को झांसी में लगातार मिल रहा है। वीरनाथ मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी। તો હવે આગળ આપણે વાત કરીએ તો ભરતપુરના ડીગમાં એક પરિણીત મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર થઈ રહ્યા હતા અને ત્યારે પોલીસ અચાનક આવી અને સળગતી ચિતામાંથી મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો। આ ઘટનાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે। ડીગના ખોફ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના કાકરા ગામમાં 36 વર્ષીય પરિણીત મહિલાનું શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મૃત્યુ થયું હતું। મૃતકની ઓળખ સરલા તરીકે થઈ છે અને જેના લગ્ન 2005 માં અશોક સાથે થયા હતા। પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર સરલાની હત્યા કરવામાં આવી હતી અને તેના શરીરને ઘરમાં ગાયના છાણાના ઢગલામાં બાળી નાખવામાં આવ્યું હતું। જુઓ અને સમજો આખો આ સમગ્ર અહેવાલ। विवाहिता को नहीं हुआ बच्चा तो पति ने उतार दिया मौत के घाट। सच्चाई छुपाने को महिला का घर में ही
अंतिम संस्कार। पुलिस ने अंतिम संस्कार से रोका तो फाड़ दी वर्दी। राजस्थान के भरतपुर में डींग में एक महिला की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। महिला की मौत रहस्यमय तरीके से हुई, जिसकी किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी घर में ही की गई तो आसपास के लोगों में हलचल हुई। मौत की खबर सुन गांव में सनसनी फैल गई। महिला सरला, जिसकी उम्र करीब 42 साल थी, उसकी अचानक मौत की खबर को ससुराल पक्ष ने दबाकर रखा और गुपचुप तरीके से घर में ही अंतिम संस्कार करने लगे। जब खबर गांव के लोगों को लगी तो उन्हें शक हुआ और पुलिस को जानकारी दे दी। खबर मिलते ही पुलिस ककड़ा गांव पहुंची और अंतिम संस्कार को रोकने लगी। पुलिस ने लाख मना किया, लेकिन ससुराल पक्ष अंतिम संस्कार करने पर आमादा था। पुलिस को सरला की मौत पर शक था, लिहाजा पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि झगड़े का रूप ले लिया। ग्रामीणों ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर भारी पुलिस फोर्स बुला ली और अंतिम संस्कार को रोक दिया। सरला के अजले शव को कब्जे में लेकर डीग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया। जानकारी के मुताबिक मृतका सरला की शादी साल 2005 में अशोक जाट से हुई थी। शादी के बाद सरला को बच्चे नहीं हुए। 3 साल बाद सरला को ससुराल पक्ष बच्चे न होने पर प्रताड़ित करने लगा, जिसकी शिकायत सरला ने अपने मायके में की। मायके वाले लगातार ससुराल पक्ष को समझा बुझाकर सरला को भी शांत कर देते थे। आरोप है कि सरला के पति और उसके घर वालों ने मिलकर सरला की हत्या की है, क्योंकि सरला को कोई औलाद नहीं थी। इतना ही नहीं, हत्या के राज को छुपाने के लिए वो घर में ही सरला का अंतिम संस्कार कर रहे थे। मृतका के पिता नवल सिंह ने थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की जांच शुरू की गई। उधर मुकदमा दर्ज होने के बाद से मृतका का पति अशोक जाट और ससुराल के दूसरे लोग घर से फरार हैं। पुलिस ने गांव ककड़ा में एहतियात के तौर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। खो थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने मामले की जानकारी दी और कहा कि जांच की जा रही है। रात के साथ शाम को 2 बजे फोन आया था जी, तो पापा जी लड़ाई झगड़ो मारा पीटे कर रहे जी, लाली सब ठीक है, मेरे बच्चे ये तो काम चल रहा है, सोया था जी। रात में तो मैं सब आदमी जी बच्चा जी सुबह में केबल लगा करके 8 बजे घर आया था। सुबह को छोटे मेहमान का बड़का वहाँ से जी के मान गई के ये साहब रोगनी से आवाज में मान की आग लग गई घर में और भाभी पजर गई। साहब देखो जा क्या है वो साहब। अच्छा, कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गांव ककड़ा में बिटोरा में आग लग गई है। तुरंत पहुंची, सूचना पर पहुंची, नगर से फायर ब्रिगेड बुलाई। वहाँ जाकर पता चला कि एक महिला है जो जल गई है, जिसकी जानकारी की तो घर वालों ने नहीं बताया। पता चला कि वो शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने ले गए। पुलिस की टीम पहुंची, जिन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करवाना है, तो गांव वालों ने पुलिस से झगड़ा करके और अंतिम संस्कार किए। अतिरिक्त जाब्ता पहुंचकर अतिथ अली लाश को CHC डीग लेकर आए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। मृतक महिला का पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने महिला का शव उसके पिता नवल सिंह के परिवार को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होंगे। डीग से इंडिया न्यूज के लिए राजीव भट्ट की रिपोर्ट। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.